ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल जैसे कि नाम से ही हम जानते हैं, हमें पता चल जाता है ताम्र और पाषाण। ताम्र अर्थात तांबा और पाषाण अर्थात पत्थर। तांबा प्लस पत्थर। ताम्रपाषाण काल में मुख्यतः तांबे और पत्थर के औजार और बर्तनों का उपयोग किया गया, इसीलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल का आविर्भाव नवपाषाण काल नवपाषाण काल के अंत से ही ताम्रपाषाण काल प्रारंभ हो गया। जब नवपाषाण काल में लोगों ने घर बनाकर रहने लगे, कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे, तब उन्हें कहीं न कहीं तांबे की धातु का ज्ञान हुआ। और तांबे की धातु कांसे और तांबे का ज्ञान होने से उन लोगों ने अपने उपयोग, दैनिक उपयोग की चीजें, आभूषण आदि का निर्माण तांबे से किया गया। तांबे के रूप में सबसे पहले एक कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। धातु की बनी हुई यह सबसे पहला उपकरण है कुल्हाड़ी। इसी के आधार पर इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल का समय सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद तक चलता रहा। ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां लगभग 1200 शताब्दी ईसा पूर्व तक के हमें कहीं न कहीं साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भिन्न भिन्न जगहों पर सर्वेक्षण करवाया गया, उत्खनन करवाया गया, जिससे कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के कई उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख है सर्वेक्षण के अंतर्गत राजस्थान का कुछ भाग जिसके अंतर्गत गिलुंड प्लस आहार, ये दो जगह है जो कि बनास नदी घाटी क्षेत्र में आती है। वहां पर उत्खनन के तहत कई मृदभांड और तांबे से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंतर्गत मालवा, जिसमें कायथा उज्जैन और एरन, जिसमें एरन सागर, यहां से भी ताम्रपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण भारत में प्राप्त ताम्रपाषाण कालीन उपकरणों में कायथा से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उन्हें सर्वोत्तम कोटि में रखा जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ ताम्रपाषाण कालीन उपकरण है। इनसे हमें कई जानकारियां प्राप्त होती है। वहीं महाराष्ट्र में जोरवे, अहमदनगर वहीं गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है जहां पर हमें जोरवे संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं दक्षिण पूर्व भारत के अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी के बहुत सारे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। यहाँ से भी हमें ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। विशेषता, ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामों में निवास करते थे। ये लोग ग्रामीण थे, मिट्टी से घर बनाते थे। ये लोग अपने दैनिक जीवन में खान पान की वस्तुओं के लिए चाक पर बने मृद भांडों का उपयोग करते थे। मृद भांडों का उपयोग करते थे। ये वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के भी जानकार थे। ये वस्त्र निर्माण भी होता था। यह लोग कृषि पालक थे। यहाँ पर
कृषि और पशुपालन प्रचलन में था। कृषि के रूप में कृषि यहाँ पर कृषि प्रचलित तो थी, लेकिन उतनी ही विकास की अवस्था पर नहीं थी। उसका मुख्य कारण था कृषि के कार्य में उपयोग में आने वाले दो महत्वपूर्ण औजार, जिसे कि फावड़ा और हल। ताम्र पाषाणकालीन स्थानों से फावड़ा और हल न होने के कारण ये लोग झूम कृषि करते थे। झूम कृषि कृषि का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत जंगलों को जलाकर वहां पर मोटे अनाज बिखर कर खेती की जाती है और 2-3 साल खेती लेने के बाद में उसे वापस बंजर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह से वहां हल और फावड़े का काम नहीं होता है। तो इस तरह से इन्होंने कृषि केवल अपने दैनिक जीवन में आपूर्ति करने के लिए इन्होंने कृषि का उत्पादन किया। ये व्यापार के लिए कृषि के लिए करते थे। कृषि में ये लोग फसल के रूप में गेहूं, जौ, मटर, कपास। यहाँ पर गेहूं, जौ, मटर, बाजरा, मूंग, उड़द, मसूर और कपास की खेती मुख्य रूप से की जाती थी। खेती के साथ साथ यहाँ पर पशुपालन भी किया जाता था। पशुपालन के रूप में ये लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ के बाद सूअर और वहीं हिरण का शिकार करते थे। मछली पकड़ने के लिए एक कांटेदार हथियार का उपयोग करते थे जिसे बंसी कहा जाता था। ये लोग मुख्यतः किसी भी रूप में यहाँ पर ये लेखन कला से परिचित नहीं थे और ना ही किसी प्रकार की लिपि इस समय हमें प्राप्त होती है। ये पूर्णतः ग्रामीण लोग थे और गांवों में, बड़े बड़े गांवों में निवास करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। कच्ची मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजते थे। यह मृत अस्थि पंजरों को या कलश में रखकर उन्हें अपने घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियां हमें प्राप्त होती है, जिसमें मुख्यतः आहार संस्कृति, जोरवे संस्कृति,